हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ साथ इन चीज़ों को बड़ी डीपली से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले आज शुरू करते हैं वर्क यानी कार्य। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखते हैं। पहले, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में जो वस्तु का विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी गुणनफल होगा, उसको कार्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं। ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा। ये लकड़ी का ब्लॉक समझ लीजिए आप। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया है। सपोज दैट पहले इसकी कंडीशन A1 पे थी, अब ये A2 कंडीशन पे है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट D हुआ। D डिस्टेंस या D डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। इसको यहाँ से हमने फोर्स मारा, क्योंकि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, हम यहाँ पे फोर्स मार रहे हैं इस ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक यहाँ से आगे हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट D था और लगाया गया फोर्स इस पे F है, जो हम फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा, यानी इस ब्लॉक यानी वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, वो उस पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा, यानी कि बल की डायरेक्शन किधर को है, इस साइड को है, यानी इसी डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यानी कि इसी डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि फोर्स आप इधर को मारे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, नहीं, तब कार्य यहाँ पे जीरो होगा, कोई वर्क नहीं किया जाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट, बल की दिशा में उसका विस्थापन का जो गुणनफल होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। सिंपल सा हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, कार्य W बराबर बल गुणगे बल की दिशा में विस्थापन, यानी उसी डायरेक्शन पे विस्थापन होना चाहिए। बल को हमने F मान लिया और डिस्प्लेसमेंट इसका D हुआ, यानी F इंटू डी। इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पे, W इक्वल टू F इंटू डी। अब एक कंडीशन देख लीजिए। सपोज यदि बल F तथा विस्थापन D यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण थीटा बनता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि बल की डायरेक्शन पे ही डिस्प्लेसमेंट होता। वैसे इसकी कंडीशन को देखा जाए तो यही कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत एंगल बन जाता है, यानी थोड़ा बहुत एंगल ऑब्जेक्ट और उसकी डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन जाता है। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई दीवार है, दीवार पे हमने फोर्स मारा, यानी यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं इस दीवार पे। तो इस दीवार पे हम फोर्स मार रहे हैं, लेकिन ये जो दीवार है अपनी जगह से हिल नहीं रही है, यानी कि ना तो इधर हो रही है ना इधर, यानी वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट जिस पे हमने फोर्स मारा है उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा। तो जीरो इंटू एफ भी जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और पूरी W की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी, यानी किया गया कार्य यहाँ पे शून्य होगा, यानी कोई कार्य नहीं किया जाएगा वस्तु के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन अगर हम कंडीशन देखें यहाँ पे, इनके बीच में जो अगर एंगल बनता है थीटा, अगर कोई एंगल हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, इसके बीच में कोई एंगल बनता है, हम फोर्स इधर को मारें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर वस्तु ऊपर की तरफ डिस्प्लेट हो रही है, सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर इधर से फोर्स मारा जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं, यहाँ पे ये फिक्स है, यानी कि यहाँ पे नीचे कोई हार्ड सरफेस है जिससे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर फ्री है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा सकता है। इस पर जब ज़्यादा फोर्स मारेंगे तो ऊपर की तरफ सरकेगा ये, ऐसा मान लीजिए। सपोज कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि फोर्स मारने पर उसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, यानी ऊर्ध्वाधर या परपेंडिकुलर डायरेक्शन कह सकते हैं। तो फोर्स की लाइनिंग ये है, और इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। सपोज
क्योंकि एक दूसरे पे एकदम परपेंडिकुलर होंगे दोनों, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। थीटा की वैल्यू को कॉस में लिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये उस कंडीशन के लिए होगा जिस कंडीशन में बल, फोर्स तथा विस्थापन डी के बीच में कोई एंगल बन रहा हो। ठीक है, वैसे ज़्यादातर कंडीशन में देखा जाता है कि अगर हम किसी वस्तु पे, किसी चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स मारते हैं तो उसी डायरेक्शन में विस्थापित होती है जिस डायरेक्शन पे उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई बॉल है, उस पर हमने फोर्स मारा तो वो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम फोर्स जिस डायरेक्शन को मारते हैं उस डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, अपोजिट यानी या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को होता है या तो किसी एंगल पे होगा। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बल एफ और उसके विस्थापन के बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। कितना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे फोर्स मारा जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वस्तु यहाँ पे इस साइड को डिस्प्लेस हो रही है, यानी इस साइड को विस्थापित हो रही है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी कि वहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी, किया गया कार्य यहाँ पे शून्य होगा, यानी 0 कोई कार्य नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको? दूसरा तरीका समझाता हूँ आपको। दूसरा एक एग्जाम्पल है मेरे पास। यहाँ पे सरफेस पे कोई ये कोई सरफेस है, ये यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट या मान लीजिए ये खुरदुरी सरफेस है, बहुत सारी खुरदुरी है, यानी कि रफिंग सरफेस है ये। यहाँ पे कोई हार्ड मटेरियल रखा गया है, यहाँ पे कोई हार्ड मटेरियल है, इसको यहाँ से हम फोर्स मारते हैं और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे पहुँच गया ये ऑब्जेक्ट, तो इसके विपरीत डायरेक्शन में इस साइड को एक फोर्स लगने वाला है नीचे से। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे एक स्मॉल एफ का फोर्स यानी घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा इस पर। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और घर्षण बल द्वारा यानी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य यहाँ पे होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। वर्क तो होगा जरूर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो वस्तु का हो रहा है, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वस्तु का हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बल की दिशा में, विस्थापन की दिशा में नहीं हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि बल, फ्रिक्शनल फोर्स, इधर हम एक्चुअल फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस साइड को हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस कंडीशन में ऋणात्मक कार्य होगा, यानी ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव वर्क यहाँ पे किया जाएगा। धनात्मक कार्य कब होगा? जब वस्तु की दिशा में ही विस्थापन होगा और कोई कार्य नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में? जब हम किसी दीवार पे फोर्स मारेंगे और दीवार अपनी जगह से विस्थापित ना हो, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिक्स है और अपनी जगह से हिले नहीं, तो वहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव वर्क वहाँ पे होगा जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और धनात्मक कार्य वहाँ पे होगा जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट्स क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे हम ऊर्जा में चलेंगे, यानी एनर्जी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को समझने का प्रयास करते हैं। पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी, कार्य करने की कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी उसके अंदर है, उसको उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। हर किसी व्यक्ति के अंदर, हर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी अपनी एनर्जी होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, यानी कि वर्क करने की उसकी एफिशिएंसी होती है। तो उस एफिशिएंसी को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। सपोज दैट किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी, उसकी क्षमता जो है आधा क्विंटल लोड उठाने की है, किसी की 1 क्विंटल लोड उठाने की, किसी की 60 kg लोड उठाने की कैपेसिटी होती है। हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। इसी प्रकार से किसी वस्तु की कार्य करने की यानी वर्क करने की जो एफिशिएंसी है
उसको उस वस्तु की ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। दैट्स क्लियर। इसका मात्रक जूल है, ऊर्जा का। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, आपको बताऊंगा मैं। तो कार्य और ऊर्जा दोनों एक ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका मात्रक एक ही है यानी जूल। ठीक है, इसको सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग भी है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने जाना एनर्जी के बारे में कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी एनर्जी होती है। इसका मात्रक जूल, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग है। ठीक है, अब ऊर्जा भी यानी एनर्जी भी हम देखें तो ये भी दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। पहले वाली टाइप है इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहले वाले प्रकार में चलेंगे जिसका नाम है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें उसकी गति के कारण यानी मूवमेंट के कारण जो कार्य करने की एफिशिएंसी उसके अंदर है वो उसकी गतिज ऊर्जा है। यानी पहले हमने एनर्जी की डेफिनेशन को क्लियर किया था, जिसमें हमने कार्य करने की क्षमता यानी वर्क करने की एफिशिएंसी एनर्जी है। लेकिन गतिज ऊर्जा में चलेंगे यानी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है, यानी मूवमेंट की कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, किस कंडीशन में? मूवमेंट की कंडीशन में, यानी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। यदि m द्रव्यमान यानी मास, हम मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास अपने आप में m है, m उसका मास यानी द्रव्यमान, कि कोई वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है वो v वेग यानी वेलोसिटी v है उसकी, उस वेग से अगर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हवा में उड़ता हुआ या फिर ज़मीन पे चलता हुआ या फिर कोई व्हीकल है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये v वेग से चलेगा और इसका सपोज अपने पे मास इसका m है, m इसका मास है, तो इस मास से ये v वेग से चल रहा है यानी मूवमेंट में है इस टाइम पे, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी किस फॉर्मूले से दी जाएगी? तो देखते हैं यहाँ पे m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ यानी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। m इंटू वी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं m v स्क्वायर अपॉन 2 में दिखा सकते हैं इसे m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपको बताया m v स्क्वायर अपॉन 2। अब हम एनर्जी की दूसरी फॉर्म में चलेंगे, दूसरे टाइप में चलेंगे। सेकेंड है हमारा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एनर्जी का एक टाइप है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन कराऊंगा। किसी वस्तु की विशेष अवस्था यानी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी विशेष यानी स्पेशल पोजीशन या फिर कंडीशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी उसके अंदर होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा एग्जांपल देके, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी विशेष अवस्था यानी कोई किसी पोजीशन पे होगा या फिर किसी स्थिति में होगा, कंडीशन में होगा, उसके कारण कार्य करने की जो कार्य करने की उसके अंदर एफिशिएंसी यानी उसके अंदर जो क्षमता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो जाता है यहाँ पे स्थितिज यानी कि स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बांध में एकत्रित पानी की ऊर्जा, यानी जो डैम बनते हैं तो डैम में क्या होता है पानी को स्टोर किया जाता है। यहाँ बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे रूट होता है जिसको ब्लॉक किया जाता है बीच में से, और इस रूट को टाइम टू टाइम खोला जाता है। तो यहाँ से पानी अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी अवस्था यानी स्थिति के कारण जो भी इसके अंदर एनर्जी थी उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को घुमाने में। इसके अंदर एक टरबाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से टरबाइन लगी होती है नीचे। तो टरबाइन पे जब पानी का फोर्स एकदम जोर से पड़ता है तो टरबाइन घूमती है, इसका कारण डायनेमो यानी जनरेटर चलता है और एनर्जी इसमें स्टोर होती जाती है। तो ये पानी की स्थिति के कारण जितना भी स्टोर स्थिति के कारण जो इसमें एनर्जी थी वो सारी
चेंज हुई है इस मोटर को यानी इस टरबाइन को रोटेट करने में, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में ऑब्टेन होता है हम लोगों को। तो पहला एग्जाम्पल, बांध में एकत्रित पानी की ऊर्जा अपने आप में स्थित ऊर्जा होती है, और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, यानी कोई स्प्रिंग आपने देखा होगा। सपोज यहाँ पे बना लेता हूँ मैं पहले, ये कोई स्प्रिंग है, इसको ऐसे 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 इस तरीके से यहाँ पे फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे सेम एक ही कंडीशन में बनी रहती है। जब इसको दबाते हैं इस साइड से इसको दबाते हैं तो ये पुश हो जाती है, यानी कि इसका एरिया एकदम कम हो जाता है। लेकिन अपने आप में इसकी एक एनर्जी होती है जिसके कारण ये रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स मारती है, यानी कि इसकी विशेष स्थिति के कारण, जिस स्थिति में ये रखा गया है, इस स्थिति के अंदर इसके अंदर एक एनर्जी है, इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो तनी हुई स्प्रिंग और कमानी क्या होता है, आपने व्हीकल में देखा होगा, व्हीकल के टायर के ठीक ऊपर इस प्रकार की एक कमानी लगी होती है। ये यहाँ पे एक्सल होता है, यहाँ पे टायर लगा होता है, पीछे के टायर हो या आगे के टायर हो, ये बॉडी का साइज हो गया ऊपर। तो कमानी लगी होती है, कमानी के ठीक नीचे टायर्स होते हैं, उस पर एक्सल पे टिका होता है। तो इसकी पोजीशन के अंदर इसमें एक एनर्जी होती है, और जब इस पर ऊपर से लोड यानी इम्पैक्ट यानी कोई जोड़ या झटका पड़ता है गड्ढों में, तो ये इस तरीके से फैलती है नीचे की तरफ। ये वाले हिस्से जो है इसके नीचे की तरफ दबते हैं, ये इस तरह फ्लैट कंडीशन में या लाइनर कंडीशन में इस तरीके से हो जाती है उस कंडीशन में। लेकिन अपने फोर्स के कारण फिर रिवर्स साइड में एक फोर्स मारती है, यानी इसके अंदर अपने आप में एक एनर्जी है। तो ये भी एक स्थितिज एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। तो पहला एग्जाम्पल बांध में एकत्रित पानी की ऊर्जा, दूसरा तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। आगे नेक्स्ट चलेंगे हम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम जो था ऊर्जा यानी एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, यानी कि इसका इस नियम का कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो एनर्जी होती है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको ना तो हम कभी जनरेट कर सकते हैं और ना ही उसको कभी नष्ट कर सकते हैं, यानी उसको कभी डेड नहीं कर सकते, उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। एनर्जी जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, यानी कभी उसका एंड नहीं हो सकता। ऊर्जा को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, एनर्जी हमारे संपूर्ण विश्व की जो एनर्जी है वो स्टोर है, ना ही उसको जनरेट कर सकते हैं हम लोग और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, हमारे पास एनर्जी है सपोज दैट सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी हमारे पास है, उसको हम चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में सौर प्लेट के थ्रू, ठीक है, सौर प्लेट के थ्रू या फोटो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू। लेकिन उस एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते, यानी संपूर्ण सूर्य की जो ऊर्जा है उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कोई एनर्जी जो है अगर वो एक रूप में लुप्त हो जाती है, यानी एक रूप में वो नष्ट हो जाती है, तो उतनी ही मात्रा में वो दूसरे रूप में फिर से जनरेट हो जाती है, ठीक है। आपने समझा, गाड़ी का जो इंजन होता है, इंजन के अंदर जो पावर होती है, हम उसमें फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है उसके अंदर, और वो एनर्जी जो है नष्ट नहीं होती, वो एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। उस एनर्जी का इस्तेमाल फ्लाईव्हील को रोटेट करने में किया जाता है, वो हमारी व्हीकल में टायर रोटेट होते हैं उससे, यानी एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, ना ही उसको नष्ट कर सकते हम ना ही उसको जनरेट किया जा सकता है। इस नियम का कहने का मतलब ये है, सिंपल, ठीक है। आगे हम ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण यानी डिवाइस को देखेंगे, यानी एनर्जी को ट्रांसफर
करने वाले जो ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्तियाँ हैं कुछ जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल डायनेमो ले लेते हैं। डायनेमो को जनरेटर भी कहा जाता है, यानी जनरेटर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है इमरजेंसी कंडीशन में, जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। इसका जो थ्योरी है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि डायनेमो जनरेटर में जो है मैग्नेट लगा होता है, और मैग्नेटिक शील्ड होती है इसकी चारों तरफ, बीच में एक वायर लगी होती है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में आपस में क्या होता है, रोटेशन होता है। जब आपस में बहुत सारे अंदर अंदर से उसके चुंबक लगे होते हैं, वो रोटेट करते हैं, तो बीच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसको स्टोर किया जाता है बैटरी में या फिर एक्सटर्नल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये डायनेमो एक डिवाइस है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि यंत्र की ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी, यंत्रों के द्वारा जिस ऊर्जा का हम इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा में कर रहे हैं। कोई डिवाइस, कोई यंत्र, कोई इक्विपमेंट उसके अंदर लगा होगा जो कि मैकेनिकल वे से काम करेगा, और उस मैकेनिकल वे से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से मोमबत्ती की हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी रासायनिक ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो पैराफिन मोम का जो बना हुआ है हमारा मोमबत्ती, उसमें अंदर एक कपड़े का कुछ रुई सा कुछ डाला जाता है, उसमें एक धागा टाइप का होता है। उसमें जब एक साइड से हम उसको जलाते हो तो अंदर से वो पूरा एब्जर्व करता रहता है। यानी रासायनिक एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी उसके अंदर होती है, और वो हमें प्रकाश यानी ऊष्मा यानी लाइट एंड हीट एनर्जी के रूप में हमें मिलता है। प्रकाश यानी प्रकाश देता है, ऊष्मा यानी गर्मी उसमें मिलती है। क्लियर? आगे चलेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसका इस्तेमाल हम साउंड को भेजने में करते हैं, यानी कि ध्वनि ऊर्जा, हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, और वो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है उसके अंदर जाके। उसी का ठीक अपोजिट लाउड स्पीकर है, यानी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलती है वहाँ से मोबाइल फ़ोन के थ्रू या किसी भी सिग्नल के थ्रू, और वो हमें ध्वनि की तरह सुनाई देती है, यानी ध्वनि ऊर्जा में मिलती है। तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में यहाँ कन्वर्ट लाउड स्पीकर के थ्रू, और ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट यहाँ माइक्रोफोन के थ्रू। आगे सोलर सेल की हम बात करेंगे। सोलर सेल सौर प्लेट पे लगता है ऊपर, ये सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और इसको कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हमारी बैटरी जिससे चार्ज होती है। आगे देखेंगे ट्यूबलाइट, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट का इस्तेमाल घरों में रोशनी देने के लिए होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है जो कि हमें लाइट के रूप में दिखाई देती है, यानी प्रकाश ऊर्जा के रूप में। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा, इसको हम सेल से भी चला सकते हैं, और इससे क्या होता है, इसकी पंखुड़ियाँ घूमती, यानी मैकेनिकल वे से इस पर एक्टिविटी दिखती है, यानी वो यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट विद्युत मोटर के थ्रू। विद्युत बल्ब, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, विद्युत बल्ब के अंदर विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इस ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है प्रकाश देने में, और ऊष्मा ऊर्जा यानी गर्म भी होता है बल्ब। ठीक है, आगे हम देखेंगे विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करें तो विद्युत सेल जितने भी होते हैं, जो पहले टॉर्च में इस्तेमाल होते थे, कैमरा में भी इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारी डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, कैथोड एनोड से बना होता है, इसमें कुछ अमोनियम सल्फेट का घोल बना होता है, और कुछ जिंक की छड़ें इसमें होती हैं। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को जनरेट करने के लिए इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर होगी, और उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यानी उससे हम लाइट भी जला सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को चला सकते हैं। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और सितार आपने देखा होगा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको उंगलियों से बजाया जाता है, उस पर कुछ मैकेनिकल वायर लगी होती है, वायर या फिर कोई वायर या कोई पंखुड़ियाँ उसके अंदर होती हैं, जिनको हाथ से छू के हम टच या स्पर्श करते हैं, उस पर अलग अलग साउंड हम निकालते हैं। तो सितार जो होता है वो उन वायर्स के थ्रू, यानी मैकेनिकल वायर हैं जिसमें लगी हुई, यानी यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर होंगी, यंत्रों के द्वारा उसके अंदर ऊर्जा है, और वो ऊर्जा हमें ध्वनि यानी साउंड के रूप में सुनाई देती है, यानी कि वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देख लेते हैं, यानी संवेग मोमेंटम, जिसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हम जनरेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला चाहिए कि अगर कोई भी वस्तु m द्रव्यमान की कोई वस्तु है वो v वेग से चल रही है। अभी ये पीछे मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में कि अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु, m मास की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में क्या कर देंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे k इंटू एम आ जाएगा इक्वल टू 1/2। यहाँ पे एक m था तो m इंटू एम, दूसरा m आ जाएगा इंटू वी स्क्वायर। इस m को हम 2 हैं तो इसका मतलब m स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2, ये इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। 1/2 अलग ले लिया, m वी स्क्वायर हमने दिखा दिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंटू m इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देख लीजिए एम वी जो होता है ये क्या होता है, संवेग होता है, यानी मोमेंटम होता है। आपको फॉर्मूला पीछे बताया जा चुका है। तो m इंटू वी इक्वल टू पी होता है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ p आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी m वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे ये फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आता है कि संवेग 2 गुना होने पर, यानी जो मोमेंटम है कोई ऑब्जेक्ट का, उसको अगर 2 गुना कर दें हम तो गतिज ऊर्जा का मान जो है 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अभी समझाता हूँ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m है। सपोज दैट यहाँ पे वन पी आगे कुछ नहीं, यानी 1p है, इसको 2 गुना कर दें तो ये हो जाएगा। 2 गुना करने पर क्या होगा, 2 गुना करने पर क्या होगा कि मैंने यहाँ पे 2p कर दिया तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2 नीचे, यानी कि 2 दूना 4, 4p स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो 4 आया है, 4 गुना, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यानी 4 गुना हुआ है। तो इसका मतलब कहने का मतलब बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से बात सही कही गई है कि संवेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा का जो मान हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। आगे हम शक्ति में चलते हैं, यानी पावर में चलेंगे। तो शक्ति यानी पावर, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सिंपल से शब्दों में यहाँ पे शक्ति की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि कार्य करने की दर यानी वर्क करने की जो उसकी एफिशिएंसी, यानी कार्य करने का जो उसका रेट है, वर्क करने का रेट ऑफ वर्क को क्या कहेंगे हम, पावर कहेंगे, यानी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, सपोज दैट कोई व्यक्ति है, उसने W कार्य किया है, यानी कार्य को वर्क W से शो करेंगे। अगर उसने W कार्य किया है T टाइम पे तो उसका जो शक्ति हो जाएगा वो W/T होगा। ठीक है, तो कार्य करने की दर यानी रेट ऑफ वर्क क्या कहलाता है, शक्ति यानी पावर कहलाता है। किसी कर्ता द्वारा कोई करने वाला तो उसको कर्ता कहेंगे, उसके द्वारा W कार्य अगर कोई किया जाए T समय में यानी T टाइम में, तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य करने की दर का मतलब क्या हुआ कि T टाइम पे कितना काम हुआ है, T टाइम पे कितना वर्क हुआ है, ये क्या है, इसको जानने की प्रोसेस को शक्ति यानी P कहेंगे, पावर। ठीक है, सपोज यहाँ पे वर्क की अगर बात करूँ तो वर्क को कैसे दिखाते हैं हम, W=F होता है, F×D होता है। सपोज दिस उसने 20 न्यूटन का बल किसी चीज़ पे लगा है और वो चीज़ 2 मीटर दूर जा गिरी। यहाँ पे कितने समय उसको लगा, सपोज दिस उसको यहाँ पे 5 सेकेंड लगते हैं, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 × 20, 4 दूना 8, यानी 8 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 8 न्यूटन मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे क्या हुआ है, शक्ति यानी पावर उसकी अपने आप में है। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे दिखा दूँ, ये वर्क है, वर्क का जो यहाँ पे मैंने पूरा व्युत्पन्न किया है मात्रक को, तो इसलिए ये लंबा आ गया। वैसे इसको शॉर्ट में शक्ति का मात्रक वाट है, लेकिन इन पदों में भी दिखाया जा सकता है। पहले हमने F की
यूनिट को लिया, फिर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को लिया, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को मीटर में लिया और टाइम की यूनिट को सेकंड में लिया, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है। वर्क का मात्रक आपको बताया था, जूल भी है, अर्ग भी है, तो हम वर्क का मात्रक जूल ले लेते हैं। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे जूल ले लिया तो यहाँ पे जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ये इसका पावर हो गया। और इसको वाट में भी दिखाया जा सकता है, यानी 8 वाट का उसकी जो शक्ति होगी 8 वाट की होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मात्रक वाट है। वाट यानी ये जो वाट जो मात्रक था ये जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, शक्ति का जो मात्रक वाट है ये जेम्स वाट जो कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाप इंजन की खोज की थी, उनके सम्मान में रखा गया। शक्ति के कुछ अन्य मात्रक हैं, जैसे पी को हमने फॉर्मूले से दिखाया कि पावर उसकी W/T, यानी कितने समय में कितना कार्य हुआ, यानी W/T, वर्क अपॉन टाइम। यानी अगर 1 जूल का काम हुआ है 1 सेकेंड में तो उसकी पावर 1 जूल पर सेकेंड होगी। क्लियर। और मैंने वर्क का आपको एक मात्रक और बताया था CGS पद्धति में, अर्ग, उस पर चलते हैं। तो P = W/T, यानी वर्क का मात्रक CGS में अर्ग, टाइम में सेकेंड। और यहाँ पे आपको बताया था 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। आपने सबसे पहला टॉपिक देखा होगा मात्रक यानी यूनिट में, उसमें मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है कि 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होता है, यानी 10⁻7 अर्ग अपॉन सेकेंड भी इसका एक यूनिट होगा। आगे हम एक और मात्रक है अश्व शक्ति, यानी HP, हॉर्स पावर। शक्ति का एक और मात्रक होता है हॉर्स पावर, यानी अश्व शक्ति। ये क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। और ये अश्व शक्ति जो यूनिट है ये जेम्स वाट द्वारा दी गया था, यानी जेम्स वाट के द्वारा इस यूनिट को दिया गया था। ठीक है, क्लियर। शक्ति का मात्रक जो वाट है उसको किलोवाट में चेंज करते हैं तो 1 किलोवाट = 1000 वाट के बराबर होता है, यानी 1000 वाट 1 2 3 जीरो इसके ऊपर लगे, यानी 10 के ऊपर हमने 3 जीरो बढ़ा दिए, 10⁻3 वाट। मेगावाट में क्लियर करेंगे तो 1 मेगावाट = 10⁻3 वाट पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है 1000 के केस में। और मेगा का मतलब 6 होता है, यानी कि हम 3 घातें और बढ़ाएंगे तो 10⁻3 × 10⁻3 = 10⁻6 वाट। यहाँ पे घातों का मल्टीप्लाई नहीं होता, घातें जुड़ती हैं। ओके, तो 10⁻6 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। अब हम देखेंगे HP को, जो वाट है हमारी यूनिट, उसको कैसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज दैट मान लिया 1 HP = 746 वाट के बराबर होती है, ये हमने पहले भी बता चुके हैं। 1 वाट जो होगा 1 HP/746 होगा। और इस तरीके से 1 वाट की वैल्यू जो होगी हमारी 1 HP/746, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ये वाले टर्म इधर, ये वाले टर्म इधर ले गया हूँ मैं, कोई इंटरचेंज नहीं हुआ है। क्लियर। इसको इधर से सॉर्ट करेंगे तो 1 वाट = 1 HP/746, यानी 746। अगर 1 वाट बराबर इतना होता है तो 1000 वाट बराबर कितना होगा, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये 2 से इसको डिवाइड करें तो 500 टाइम, और ये 373 टाइम जाएगा। उसके बाद ये 500/373 होगा। इसको सॉर्ट करेंगे तो 1.34 HP आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पे, 1.34 HP, यानी कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1.34 HP के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने किलोवाट और HP को आपस में रिलेशन में देखा। अब हम वाट सेकेंड को देख लेते हैं। तो 1 वाट सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 वाट सेकेंड 1 जूल के बराबर होता है। और अगर 1 वाट घंटा हमने लेना है, ये पावर, हम शक्ति के पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो वाट में लिया जाता है, इनकी यूनिट का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। तो 1 वाट सेकेंड 1 जूल हुआ। 1 वाट घंटा, यानी H इसमें घंटा जोड़ दिया, तो 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। 3600 जूल, यानी कि इसको अगर पावर में दिखाएं तो 3.6 × 10⁻3 जूल में होगा। कैसे निकला, तो यहाँ पे 2 जीरो थे, यानी कि 10 के ऊपर 2 जीरो, और हम यहाँ पे इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि इसको छोटा दिखाने की जो कोशिश करें तो राइट साइड से लेफ्ट को आएंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल पॉइंट यहाँ पे है 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान, यानी 3 जीरो ऊपर बढ़ेंगे प्लस में। तो यहाँ पे 10⁻3 और पॉइंट का निशान यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए आ चुका है। 3.6 × 10⁻3 जूल। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो गया, 3.6
अगर मैं यहाँ पे 1 वाट घंटा की हमने बात की थी 3.6 × 10⁻³ जूल। अब हम किलो वाट घंटा की बात करेंगे तो 1 किलो में 10⁻³ में दिखाया जाता है किलो को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलो वाट घंटा कितना हो जाएगा, इसी यूनिट पे हम क्या करेंगे 10⁻³ को ऐड कर देंगे। तो 10⁻³ ऐड किया तो 3.6 × 10⁻6 जूल निकला हमारा, यानी 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू क्या होगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा शक्ति, पावर, ऊर्जा यानी एनर्जी और वर्क यानी कार्य का जो टॉपिक था आज हमारा क्लियर हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा भी मज़ा आया है, इंटरेस्ट आपका बढ़ा है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और